हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिंदी माध्यम के लिए एक सर्वश्रेष्ठ चैनल है जहां पर आपको विज्ञान कक्षा 10, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 और साथ ही साथ कक्षा 11 और 12 के इकोनॉमिक्स BA के भी वीडियो हिंदी माध्यम के आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वीडियो को आप देखोगे, आपको पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आप परीक्षा में काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो चलो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, चैप्टर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है भारत की सांस्कृतिक विरासत, और इसमें हम पढ़ेंगे शिल्प और स्थापत्य के बारे में। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले आपको मैंने चैप्टर 1 में ही ये चीज बता दिया है कि विरासत क्या है, और साथ ही साथ मैंने आपको विरासत के प्रकार भी बताए हैं। विरासत के 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत को हम मानव सर्जित विरासत भी कहते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो सांस्कृतिक विरासत किसे बोलेंगे कि जिस विरासत का निर्माण मनुष्य ने अपने बुद्धि से, कला से, कौशल्य से किया हो, उसे हम सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। इसे हम मानव सर्जित विरासत भी कहते हैं। तो हम इस चैप्टर में सांस्कृतिक विरासत के अंदर शिल्प और स्थापत्य के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि आखिर शिल्प क्या होता है। तो शिल्प का अर्थ होता है अपने हाथों से औजारों का उपयोग करके किसी वस्तु को बनाना, अर्थात शिल्प करना। शिल्प अर्थात हाथ और औजार का उपयोग करके कोई वस्तु अगर हम बना रहे हैं, अपने कौशल से बना रहे हैं, तो वही हमारा एक शिल्प है। कोई वस्तु बनाने की प्रक्रिया को हम शिल्प कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है स्थापत्य। अब स्थापत्य क्या होता है? तो स्थापत्य यानी वास्तुकला या भवन का निर्माण करना, यानी किसी चीज का निर्माण करना। शिल्प का मतलब कैसा हुआ? शिल्प के बारे में मैंने आपको बताया कि हाथ और औजार। अगर समझो कि अगर आपके पास ढेर सारे पत्थर हैं, क्या है? ढेर सारे पत्थर, और ढेर सारे पत्थरों को आप हाथों से, औजारों से, राइट ना, उन पत्थरों में कोई डिजाइन दे रहे हो, तो वो शिल्प हुआ। और उन पत्थरों को मिलाकर अगर कोई बड़ा वस्तु बनाते हो, या भवन का निर्माण करते हो, या तो किला का निर्माण करते हो, तो वह तुम्हारा क्या हो गया? स्थापत्य हो गया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। भारत अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण विश्व भर में क्या है? प्रसिद्ध है। अर्थात जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है ना, वह इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि हमारे देश में नहीं, समूचे विश्व में हमारा एक नाम गाया जाता है, गुणगान गाया जाता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत भारत की सुंदरता प्रदान करती है, और यह सुंदरता की महक पूरे विश्व में फैली हुई है। ठीक है, शिल्प और स्थापत्य की विविधता ने भारत के इतिहास को एक नई पहचान दी है। अर्थात शिल्प कला और स्थापत्य कला, राइट, दोनों की विविधता, एक तरफ शिल्प कला, एक तरफ स्थापत्य कला, दोनों का वेरिएशन, और फिर दोनों को मिला के, राइट, किसी नए चीज का निर्माण करना, ये सब भारत के इतिहास को एक नई पहचान दी है। भारत का प्राचीन सिंधु कालीन नगर आयोजन समकालीन विश्व के नगर के आयोजन की अपेक्षा श्रेष्ठ था। अर्थात एक सिंधु कालीन संस्कृति के समय की बात करता हूं, तो भारत के अंदर सिंधु कालीन संस्कृति के समय जो सिंधु कालीन नगर बसाए गए, उन नगरों का आयोजन इस तरह किया जाए, इस तरह किया गया कि समकालीन विश्व में जितने भी नगर थे, समकालीन यानी बहुत पुराने समय की बात कर रहा हूं, समकालीन विश्व में जितने भी नगर थे, उन सब नगरों में आयोजन किया गया था। और भारत के भी सिंधु कालीन नगर में आयोजन किया गया था, लेकिन पूरे विश्व के नगरों में भारत का जो सिंधु कालीन नगर, वह सभी के अपेक्षा श्रेष्ठ था। बड़े गौरव के साथ उसका उल्लेख किया जा सकता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिल्प। अब ये शिल्प क्या है जानते हैं। शिल्पी अपने कौशल से, अपने कारीगरी से, छेनी हथौड़ी के द्वारा विविध प्रकार के मन के भावों को पत्थर पर
लकड़ी पर या धातु पर तराश कर जो रूप देता है वह कला शिल्प कला कहलाती है। अर्थात कोई एक व्यक्ति यानी शिल्पी यानी शिल्पीकार, ठीक है। तो कोई एक शिल्पीकार अपने कौशल से, अपने कारीगरी से, छेनी और हथौड़ी के द्वारा अपने मन के भाव, यानी उसके मन में क्या है, मुझे क्या बनाना है, जो सोच रहा है कि मुझे ये बनाना है, उसको पत्थर पर बना सकता है, लकड़ी पर बना सकता है या किसी धातु पर बना सकता है। और बनाने के बाद जो एक उसको सुंदरता मिलती है, जो उसको एक रूप मिलती है, वही कला शिल्प कला कहलाती है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखते हैं स्थापत्य। अब स्थापत्य क्या है? स्थापत्य का सरल अर्थ होता है निर्माण कार्य, किसी चीज का निर्माण करना, अर्थात स्थापत्य। संस्कृत भाषा में स्थापत्य के लिए वास्तु शब्द का प्रयोग होता है। संस्कृत भाषा में स्थापत्य के लिए वास्तु शब्द का क्या होता है? प्रयुक्त किया जाता है ये शब्द। अर्थात देखा जाए स्थापत्य यह एक वास्तुकला भी है, ठीक है। स्थापत्य यह एक वास्तुकला भी है कि वास्तु एक शास्त्र है और वास्तु शास्त्र में भवन का निर्माण, मंदिर का निर्माण, किला का निर्माण, मकबरा का निर्माण कैसे करना है, कहाँ करना है, समझ में आया? ये सब चीजों का उल्लेख वास्तुशास्त्र में होता है। यानी स्थापत्य कला को हम वास्तुकला के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। इस अर्थ में स्थापत्य कला में जैसे मकान, नगर, कुआं, किला, मीनार, मंदिर, मस्जिद, मकबरा आदि के निर्माण कार्य को हम स्थापत्य कहते हैं। स्थापत्य कला में स्थपति का कौशल्य प्रयोजित होता है। स्थपति यानी स्थापत्य कला का निर्माण करने वाला, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा प्राचीन भारत का नगर आयोजन। अब हम भारत के नगर आयोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो भी कौन से नगर आयोजन? भारत के प्राचीन नगर आयोजन। तो प्राचीन युग से भारत नगर आयोजन में निपुण रहा है, राइट। पहले से ही भारत का जो नगर आयोजन का प्लानिंग है वह प्लानिंग काफी अच्छा होता था, राइट। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कहे कि पुराने समय से ही भारत के नगर आयोजन सर्वश्रेष्ठ थे। पुरातात्विक उत्खनन में ऐसे कई नगर मिले हैं, अर्थात भारत के अंदर पुरातात्विक उत्खनन हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे नगर मिले हैं। इन महानगरों को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर भाग प्रशासनिक अधिकारी का किला सिटल, यानी कहने का मतलब है जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, अर्थात जब खोद काम हुआ ना, गड्ढे वड्ढे हुए ना, तो बहुत सारे अवशेष मिले। उन अवशेषों के आधार पर पुरातात्विक विभाग ने भारत के नगर आयोजन को 3 भागों में बांटा, जिसमें पहला नंबर है प्रशासनिक अधिकारी का किला, मतलब जो टॉप लेवल में है। दूसरा नंबर अन्य अधिकारियों के निवास वाला ऊपरी नगर, सबसे ऊपर कौन? प्रशासनिक अधिकारी का किला। उसके बाद अन्य अधिकारियों के निवास वाला ऊपरी नगर, और सबसे छेले में सामान्य नगर जनों में आवास का निचला नगर। यानी जो प्रशासनिक अधिकारी हो टॉप लेवल पे है और जो अन्य अधिकारी हो मिडल लेवल पर है और जो सामान्य नगर जन है वो बॉटम लेवल पर है, ठीक है। ऊपरी स्तर, मध्य स्तर और सबसे निचला स्तर, ठीक है। यहाँ पर एक आकृति दी गई है, आप इसको देखो। ये है मोहेंजोदड़ो की नगर रचना, यानी ये जो उत्खनन करने के बाद जो ये मिला है, ये मोहेंजोदड़ो एक जगह है, राइट। वहां पर खोद काम किया गया, उत्खनन किया गया, इससे बहुत सारे अवशेष मिले, उसी चीज का ये डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पहले आगे इस चीज को कि प्रशासनिक अधिकारियों का जो किला है जो ऊंचाई पर बनाया गया है। यानी भारत के प्राचीन नगर आयोजन में अगर देखा जाए तो जो प्रशासनिक अधिकारियों के किले मिले हैं वह सबसे ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं। ऊपरी नगर भी रक्षात्मक दीवारों से सुरक्षित है। ऊपरी नगर यानी अन्य अधिकारी, ऊपरी नगर यानी अन्य अधिकारी। और यहाँ 2 से 5 कमरे वाले मकान मिले, यानी जो अन्य अधिकारी हैं उनके जो मकान होते थे वो 2 से 5 कमरे वाले होते थे। और निचले नगर में मकान मुख्यतः हाथ से निर्मित ईंटों से बनाए गए, जो सामान्य नगर जनों का था, ठीक है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी की संस्कृति की प्रजा ने स्थापत्य के क्षेत्र में उस समय की सभी संस्कृतियों की अपेक्षा सुंदर और व्यवस्थित ऐसे कई नगर विकसित किए थे, जिनमें से हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो नामक नगर महत्वपूर्ण थे। ओके विद्यार्थी मित्रों,
अर्थात विद्यार्थी मित्रों, सिंधु घाटी की संस्कृति की जो प्रजा थी, अर्थात उस समय की बात कर रहा हूं जब सिंधु घाटी की संस्कृति थी, उस समय की प्रजा ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में, राइट ना, बहुत ही अच्छे, सुंदर और व्यवस्थित नगर विकसित किए। और सिंधु घाटी के समय, सिंधु घाटी के संस्कृति के समय जितने भी नगर क्या किए गए, विकसित किए गए, उन सभी नगरों में दो नगर सबसे महत्वपूर्ण थे, जिसमें से पहला नाम है मोहेंजोदड़ो और दूसरा नाम है हड़प्पा। तो हम इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोहेंजोदड़ो के बारे में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, मोहेंजोदड़ो के बारे में जानते हैं। ठीक है, मोहेंजोदड़ो ईस्वी सन 1922 में सर जॉन मार्शल और कर्नल मेके के मार्गदर्शन में रखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी नामक पुरातत्ववेत्ता ने सिंध, यानी जो अभी पाकिस्तान में है, सिंध के लारकान जिले में मोहेंजोदड़ो में खुदाई करवाई। उस खुदाई के दौरान विशाल ऐसे नगर सभ्यता के अवशेष मिले हैं जो मोहेंजोदड़ो को प्रूफ करते हैं। मोहेंजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। इस चीज को ध्यान से समझो। 1922 की कहानी, सर जॉन मार्शल और कर्नल मेके, ये दोनों मानस ने मार्गदर्शन दिया। मार्गदर्शन का मतलब है गाइडेंस दिया, राइट। किसको गाइडेंस दिया? रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी को। ये रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी कौन थे? यह एक पुरातत्ववेत्ता थे, राइट ना, जो उत्खनन काम करते हैं। तो ये लोगों ने, राइट, सर जॉन मार्शल, कर्नल मेके का मार्गदर्शन लेकर, राइट, सिंध यानी पाकिस्तान के लारकाना जिले में उत्खनन काम करवाए और वहां पर खुदाई करवाने के बाद ऐसे ऐसे विशाल नगर मिले हैं और साथ ही साथ वहां पर ढेर सारे मानव के कंकाल भी मिले हैं। इसीलिए तो मोहेंजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, अर्थात एक ऐसा जगह जहां पर ढेर सारे लोग पहले के समय में एक साथ मर गए और उनके कंकाल भी वहां पर नजर आए। इसीलिए मोहेंजोदड़ो को बोलते हैं मुर्दों का टीला। तो कोई पूछे मोहेंजोदड़ो को मुर्दों का टीला क्यों कहते हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब मोहेंजोदड़ो में उत्खनन काम हो रहा था तो वहां पर क्या मिला? बहुत सारे मानव कंकाल शेष मिले, इसीलिए मोहेंजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं मोहेंजोदड़ो के अंदर। तो सबसे पहले कि मोहेंजोदड़ो की नगर रचना कैसी थी, अर्थात उनका नगर का स्ट्रक्चर कैसा था, तो ध्यान से देखो। मोहेंजोदड़ो नगर आयोजन की दृष्टि से श्रेष्ठ था, अर्थात जो उनका नगर आयोजन था, जो नगर बनाने का स्ट्रक्चर था, वह काफी अच्छा था। मकानों को बाढ़ और नमी से सुरक्षित रखने के लिए जो मकान बनाए गए थे चबूतरे पर बनाए गए थे, अर्थात मोहेंजोदड़ो के समय जो मकान बनाए जाते थे उनको बाढ़ से बचाया जा सके, उनको नमी से यानी भेज से सुरक्षित रखा जा सके, इसीलिए मकान किसके ऊपर बनाए जाते थे? चबूतरों के ऊपर। श्रीमंत यानी अमीर, श्रीमंत के मकान 2 मंजिल और 5-7 कमरे वाले थे और सामान्य वर्ग के लोगों के मकान 1 मंजिल और 2 या 3 कमरे वाले थे। यानी जो अमीर थे उनके मकान 2 मंजिले, 5 या 7 कमरे वाले, और सामान्य वर्ग के मकान 1 मंजिले, उनके कमरे 2 या 3। समग्र नगर के चारों ओर दीवार की रचना की गई थी, अर्थात जो मोहेंजोदड़ो के समय जो नगर था उस नगर को 4 दीवारी के साथ घेरा गया था। मकान के मुख्य द्वार राजमार्ग के बजाय गली में खुलते थे, अर्थात इनके जो नगर की रचना ऐसी की गई थी कि कोई एक दरवाजा नहीं था जिससे ये मालूम पड़े कि इसमें घुसो तो नगर में घुस जाओ। इनके जो नगर की रचना इस तरह बनाई गई थी कि जो मकान लोगों के थे, मकान के मुख्य द्वार राजमार्ग में नहीं खुलते थे, हर एक मकान के द्वार गलियों में खुलते थे। ठीक है, यहाँ सभी मकान में कोठार यानी डेहरी, रसोई घर और स्नान घर के भी अवशेष मिले हैं, अर्थात मोहेंजोदड़ो के समय जो भी मकान है उसमें कोठार मिले हैं, उसमें रसोई घर मिले हैं और उसमें स्नान घर मिले हैं। हवा और प्रकाश के लिए खिड़की दरवाजे की भी व्यवस्था थी। इस तरह से थी मोहेंजोदड़ो की नगर रचना। अब हम पढ़ेंगे मोहेंजोदड़ो के रास्ते कैसे थे, उसके बारे में भी हम
जानते हैं। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। इस नगर रचना के विशिष्ट लक्षण यहाँ के रास्ते भी हैं। ओके, तो रास्ते के बारे में तो समझ ही रहे हो कि जो इस नगर रचना की रास्ते हैं वह भी इस नगर रचना यानी इस मोहेंजोदड़ो के विशिष्ट लक्षण रखते हैं। यहाँ अधिकांश जो रास्ते थे ना 9.75 मीटर चौड़े रास्ते थे, यानी मोहेंजोदड़ो के जो रास्ते थे उनकी चौड़ाई कितनी थी? 9.75 मीटर। छोटे बड़े रास्ते एक दूसरे से समकोण पर मिलते थे, यानी यहाँ के जो रास्ते थे चाहे वह रास्ता छोटा हो चाहे वह रास्ता बड़ा हो, रास्ते एक दूसरे पर मिलते तो थे, लेकिन कौन से कोण पर मिलते थे? समकोण पर। समकोण तो आप अच्छे से जानते ही हो, यानी इस तरह से मिलते थे, इस तरह से, ऐसे समकोण, इसे अपने क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं, इस तरह से एल आकार। ठीक है, और एक साथ कई वाहन जा सके इतने चौड़े रास्ते थे। रास्तों की चौड़ाई 9.75 मीटर, बड़े छोटे रास्ते एक दूसरे पे मिलते थे समकोण पर, और रास्ते इतने चौड़े थे कि कई साथ एक वाहन जा सकते थे। साथ ही साथ रास्ते के किनारे रात्रि प्रकाश के लिए खंबे का भी अनुमान है, अर्थात रास्ते के आजू बाजू कुछ ऐसे भी अवशेष मिले हैं जिससे ऐसा अनुमान लगाया था कि उस समय रास्तों पर रात्रि में रात्रि प्रकाश के लिए खंबे के भी अनुमान की संभावना लगाई जा रही है। नगर के रास्ते सीधे थे और चौड़े थे, मार्ग के बीच कहीं भी मोड़ आता नहीं था, यानी जो नगर के रास्ते थे वह चौड़े भी थे और सीधे थे, जल्दी मोड़ आता नहीं था, और जब मोड़ आता था तो वह समकोणीय आता था। यह प्राचीन समय की विशेषता मानी जाती है। दो मुख्य राजमार्ग भी थे। ठीक है, एक मार्ग उत्तर से दक्षिण की तरफ था और दूसरा पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी इस नगर रचना में दो राजमार्ग थे। पहला राजमार्ग उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूर्व से पश्चिम। दोनों मार्ग भी मध्य में समकोण ही बनाते थे, यानी रास्ते भी समकोण पर मिलते थे, मार्ग भी मुख्य दो थे राजमार्ग, वो भी समकोण पर ही मिलते थे। अंडरस्टूड। अब हम पढ़ेंगे गटर आयोजन, यानी मोहेंजोदड़ो के समय का गटर आयोजन भी हम जानते हैं। इस नगर रचना की विशेषता गटर आयोजन भी है। ऐसी गटर योजना समकालीन सभ्यता में भूमध्य सागर के क्रीट द्वीप के अतिरिक्त कहीं भी देखने को नहीं मिलती, अर्थात मोहेंजोदड़ो के समय की जो गटर योजना थी वह गटर योजना सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिलती है, जो भूमध्य सागर के क्रीट के द्वीप पर। इसके अलावा मोहेंजोदड़ो की गटर रचना कहीं भी दिखाई नहीं देती। नगर में से गंदे पानी के निकास के लिए गटर बनाई गई थी, अर्थात नगर में जो गंदा पानी है उसके निकाल के लिए गटर बनाई गई थी। प्रत्येक मकान में एक सोख्ता कुआं भी होता था। सोख्ता कुआं, सोख्ता का मतलब कैसा होता है? घर के पास में जमीन में बहुत ज्यादा गड्ढा करवा के और उसके अंदर एक टांकी बनवा दो, टांकी को पका दे प्लास्टर व्लास्टर करके, फिर उस पर ढक्कन ला के रख दो, राइट ना, और पाइप लगा दो जमीन के नीचे से, तो जो भी कचरे हैं वो कुएं, सोखते कुएं में जाएंगे और कचरा एक दिन सोखता कुआं में इकट्ठा हो जाएंगे और वह खाद बन जाएंगे। फिर ढक्कन को उठा के उस खाद को खेत में यूज भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसी सुव्यवस्थित गटर योजना से लगता था कि उस समय नगर पालिका जैसी कोई कार्यक्षम व्यवस्था होगी। अर्थात इतना सब कुछ जानने के बाद आपके माइंड में यह आया होगा कि इतने सिस्टम से वो लोग काम कैसे करते होंगे। तो उस समय भी नगर पालिका रही होगी और वो भी कार्यक्षम नगर पालिका रही होगी, जो प्रजा के बारे में इतना सोचती रही होगी। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के विषय में उस समय के लोग ऊंची सोच रखते होंगे। अंडरस्टूड? ओके। अब हम पढ़ेंगे सार्वजनिक स्नानागार मोहेंजोदड़ो के समय। मोहेंजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार भी मिला है। स्नानागार मतलब जहां पर नहाया जाता है। स्नान कुंड में स्वच्छ पानी, अंदर भरने के लिए गंदा पानी, स्नान कुंड में स्वच्छ पानी अंदर भरने के लिए, फिर गंदा पानी बाहर निकालने के लिए भी व्यवस्था थी। अर्थात सार्वजनिक स्नानागार में एक बड़ा स्नानागार मिला है, स्नान कुंड में स्वच्छ पानी अंदर भरने के लिए, और साथ ही साथ उस कुंड का जब पानी गंदा हो जाए तो उसको बाहर निकालने के लिए व्यवस्था थी। अर्थात कुंड में जब पानी भरो तो साफ पानी, कुंड का पानी गंदा हो जाए तो नीचे से चकली चालू कर दो तो पानी सब बाहर निकल जाए, ऐसी व्यवस्था की गई थी। गर्म पानी की भी व्यवस्था रही होगी।
इस तरह के कुछ वहां पर दिखाई देते हैं, अर्थात जो अवशेष मिले हैं उन सब चीज़ों से ये भी डिक्लेयर किया जा रहा है कि गर्म पानी की भी व्यवस्था वहाँ रही होगी। वस्त्र बदलने के लिए वहाँ पर कमरे भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि धार्मिक प्रसंग जब वहाँ पर कोई होता था तो लोग उस बड़े स्नानागार का उपयोग भी करते होंगे। सिंपल सी बात है, बड़ा स्नानागार मतलब सब एक साथ वहाँ नहाए, और कपड़े बदलने के लिए रूम भी थे, गर्म पानी की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था, साफ पानी की व्यवस्था, गंदे पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था। बहुत परफेक्ट सिस्टम था भाई ये लोग का। अब पढ़ेंगे सार्वजनिक मकान, जो छेल्ला है मोहितोदड़ो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सार्वजनिक मकान में क्या है कि मोहितोदड़ो से सार्वजनिक उपयोग वाले 2 मकान मिले हैं। मोहितोदड़ो से सार्वजनिक उपयोग वाले 2 मकान मिले हैं। ऐसा लगता है कि इनका उपयोग, इन मकानों का उपयोग सभा कक्ष, सभा बुलाने के लिए, मनोरंजन कक्ष, मनोरंजन करने के लिए, सभागार या राज्य के कोठार के रूप में उपयोग किया जाता होगा, या कोठार के रूप में राज्य का कुछ पोष वोष रखने के लिए, पैसा वैसा रखने के लिए। यहाँ मकानों की एक पंक्ति भी मिली है, यहाँ मकानों की एक पंक्ति मिली है जो शायद सैनिकों की बैरक होगी, जहां पर सैनिक बैठते होंगे लाइन से। ठीक है, इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा मोहेंजोदड़ो का जो टॉपिक है वह होता है पूरा। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। अब हड़प्पा क्या है ये जानते हैं। जैसे मोहेंजोदड़ो है वैसे ही हड़प्पा भी है, बट कुछ अलग होगा। सर जॉन मार्शल कर्नल मैके के नेतृत्व में, यहाँ भी वही बंदा है गाइडेंस वाला, सर जॉन मार्शल कर्नल मैके के नेतृत्व में 1921, ये वाली कहानी कितने की थी, 1922 की, और ये थोड़ा पहले आया हड़प्पा 1921 में। दयाराम साहनी ने पंजाब में मोंटेगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा के पास, जो भी पाकिस्तान में है, हड़प्पा के पास भारतीय सभ्यता के अति प्राचीन अवशेषों की खोज। सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब के मोंटेगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा के पास, हड़प्पा एक जगह है, वहाँ पे खनन काम किया, वहाँ पर प्राचीन अवशेष मिले। हिमालय क्षेत्र में रोपर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर, राजस्थान के कालीबंगान, गुजरात में धोलका तहसील में लोथल, कच्छ में देसलपुर, शिकारपुर, धोलावीरा, और सौराष्ट्र में लिमड़ी के पास रंगपुर, गोंडल के पास श्रीनाथजीगढ़ रोंजड़ी, मोरबी के पास कुंतासी, सोमनाथ आदि स्थलों से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सब सिंधु घाटी के संस्कृति की बात मैं कर रहा हूं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। सप्त सिंधु नदियों का प्रदेश अपने देश की संस्कृति का प्रदेश है। सप्त सिंधु नदियां मतलब सिंधु नदी और साथ ही साथ उसकी सहायक नदियां, अर्थात सप्त सिंधु नदी, अर्थात 7 नदियों का समूह। ओके, तो समझ में आया सप्त सिंधु का मतलब, यानी सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि भारत। ठीक है, सिंधु नदी के अलावा उनकी सहायक नदियां जैसे कि झेलम नदी ले लो, चिनाव ले लो, रावी ले लो, सतलुज ले लो, ब्यास ले लो, सरस्वती ले लो। इन्हीं सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों को मिलकर 7 नदियों का समूह अर्थात सप्त सिंधु नदियों का प्रदेश अर्थात हमारा भारत प्रदेश है। इस प्रदेश में जो संस्कृति विकसित हुई, इस प्रदेश में जो भी संस्कृति विकसित हुई सप्त सिंधु के समय के बाद, उसे सिंधु घाटी संस्कृति कहते हैं। कोई पूछे सिंधु घाटी संस्कृति अर्थात क्या, तो बोलना सप्त सिंधु नदी अर्थात सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां जो 7 नदियों को मिलकर बनी हुई हैं, उस समय में राइट जो भी संस्कृति विकसित हुई है उसे सिंधु घाटी संस्कृति कहते हैं। इसी जगह से, इसी समय से पाषाण और तांबे के औजार, चीज वस्तुएं आदि मिली। यानी यही जगह पर जो हड़प्पा का जो खनन काम हुआ, वहां पर क्या मिला, वहां पर पाषाण यानी पत्थर के सामान, तांबे के औजार मिले, चीज वस्तु मिले, इसीलिए उसे ताम्र पाषाण युग की संस्कृति भी कहते हैं। कौन सी? सिंधु घाटी के संस्कृति को ताम्र पाषाण युग की संस्कृति भी कहते हैं। हड़प्पीय समय के नगरों का आयोजन सुव्यवस्थित था, यानी हड़प्पा के संस्कृति के समय जो नगर आयोजन था, जिस तरह मोहेंजोदड़ो का सर्वश्रेष्ठ था, ठीक उसी प्रकार हड़प्पी समय का भी था। उन नगरों में बड़े बड़े कोठार, किलेबंदी भी मिले
हैं, वहां के लोग गहनों के शौकीन रहे होंगे, ऐसे भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अर्थात हड़प्पा संस्कृति के समय की बात हम कर रहे हैं कि उस समय के लोग गहनों के भी शौकीन थे, गहने वहने पहनते थे, ऐसा भी खनन में मिला है। जो गड्ढा वड्ढा खनन प्रवृत्ति हुआ है वो सब मिला है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वह है धोलावीरा। क्या है बेटा? धोलावीरा, जो हमारे गुजरात राज्य में है। धोलावीरा के बारे में जानते हैं। धोलावीरा भुज से लगभग 140 किलोमीटर दूर भचाऊ तहसील में, कच्छ भुज जो गुजरात का सबसे बड़ा जिला है, धोलावीरा कच्छ भुज से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर भचाऊ तहसील में है। बड़े रण यानी रेगिस्तान, बड़े रण और खदीर द्वीप के धोलावीरा गांव में 2 किलोमीटर दूर हड़प्पा के समकालीन विशाल से व्यवस्थित प्राचीन नगर मिला है। अर्थात देखा जाए बड़े रण और खदीर द्वीप के, ठीक है, धोलावीरा गांव से 2 किलोमीटर दूर पर हड़प्पा का समकालीन विशाल व्यवस्थित प्राचीन नगर मिला है। गुजरात राज्य के पुरातत्व विभाग ने इस टीले का सर्वेक्षण किया था। उसके पश्चात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पे संशोधन किया। 1990 में रविंद्र सिंह बिष्ट के मार्गदर्शन में विशेष उत्खनन यहाँ पर किया गया, खोदकाम किया गया। धोलावीरा के किले, महल, नगर की मुख्य दीवारों की जिस सफ़ेद रंग की पुताई की गई थी उसके अवशेष भी मिले। अर्थात धोलावीरा के समय जो भी किले मिले, महल मिले, नगर मिले, उनकी दीवारों पर सफ़ेद रंग की पुताई की गई थी, उसके अवशेष मिले। नगर की किलेबंदी की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है, ऐसा भी सबूत मिला है। यहाँ की दीवारें मोटी हैं, पत्थर और ईंट से बनी हैं, ये भी सबूत मिला है। यहाँ पीने का पानी छानकर शुद्ध रूप में मिले, ऐसी भी व्यवस्था की गई थी धोलावीरा में। ठीक है, जिस तरह की व्यवस्था आज आधुनिक युग में भी नहीं हम कर सके हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पीने का पानी छानकर शुद्ध रूप में मिले, ऐसी व्यवस्था की गई है जो आज हमारे आधुनिक युग में नहीं है। पानी के शुद्धिकरण की उनकी अद्भुत व्यवस्था थी। बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि पानी के शुद्धिकरण की अद्भुत व्यवस्था कौन से संस्कृति में, कौन से, राइट, धोलावीरा, किसमें? धोलावीरा में। अंडरस्टूड? ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम है लोथल। ठीक है, लोथल, ये रहा एक लोथल। लोथल एक प्यारा सा बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब है जहां पर व्यापार होते हैं, समुद्र के किनारे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख, लोथल अहमदाबाद जिला के धोलका तहसील में है। गुजरात के अहमदाबाद जिले के धोलका तहसील में लोथल है। लोथल धोलका तहसील में भोगाव और साबरमती नदियों के बीच के प्रदेश में स्थित है। ओके ओके, तो फिर से जानो, लोथल अहमदाबाद जिला में धोलका तहसील में है। लोथल धोलका तहसील के भोगाव और साबरमती नदियों के बीच का एक प्रदेश है। यानी तहसील, धोलका तहसील में भोगाव एक जगह है और साबरमती, इन दोनों नदियों के बीच में एक प्रदेश है जिसका नाम है लोथल। खंबात की खाड़ी से 18 किलोमीटर दूर है। यह खंबात की खाड़ी से 18 किलोमीटर दूर है। वहाँ से मानव बस्ती के 3 स्तर मिले हैं। नगर के पूर्वी किनारे निचले भाग में ज्वार के समय जहाज पर लंगर डालने के लिए, राइट, जहाज पर लंगर डालने के लिए बड़ा बंदरगाह, डॉकयार्ड बनाया गया था। यह लोथल की विशेषता है। ओके, ये बंदरगाह कोठार, दुकानें, आयात निर्यात के प्रमाण आदि दर्शाते हैं कि लोथल उस समय भारत का समृद्ध बंदरगाह रहा होगा। यह बात गुजरात को गौरवान्वित करने वाली है। लोथल गुजरात की को ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास को भी गौरव प्रदान करता है। तो लोथल एक बंदरगाह था जहां पर लोग, देखा जाए, ज्वार के समय जहाज पर लंगर डालते थे। यह एक बड़ा बंदरगाह था। यह एक व्यापार का केंद्र था। एक समय था कि लोथल व्यापार का केंद्र था। ठीक है, व्यापार की प्रवृत्तियां, व्यापार की कार्यप्रणाली यहाँ पर की जाती थी। और ये जो लोथल बंदरगाह था, यहाँ पर बड़े बड़े कोठार मिले हैं, बड़े बड़े दुकान मिले हैं, आयात निर्यात के यहाँ पर प्रमाण मिले हैं।
इस तरह से यह लोथल एक समय भारत का बहुत ही बड़ा क्या रहा होगा, बंदरगाह रहा होगा, राइट। इस तरह यह गुजरात को गौरवान्वित करता है, और सिर्फ गुजरात को नहीं बल्कि भारत के प्राचीन इतिहास को भी यह गौरव प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला का मतलब है मौर्य मौर्य युग के समय की कला, अर्थात मौर्यकालीन। मौर्यकालीन कला में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्तूप के बारे में। स्तूप क्या है जानो। भगवान बुद्ध के देहावशेषों का या भगवान बुद्ध के देहावशेषों को एक पात्र में रखकर उसके ऊपर अर्धगोलाकार टीले जैसी रचना की जाती है, उसे स्तूप कहते हैं। स्तूप यानी भगवान बुद्ध के देहावशेष, मतलब भगवान बुद्ध के बाल, भगवान बुद्ध के दांत, भगवान बुद्ध की हड्डी, भगवान बुद्ध के नाखून, अर्थात भगवान बुद्ध के शरीर के अलग अलग भाग को लेकर एक पात्र में रख के उसके ऊपर अर्ध गोलाकार टीला, एक टीला बना दो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्तूप। जैसे कि ये देखो, दिख रहा है, ये एक टीला है इस तरह से, ठीक है। तो स्तूप क्या है आप अच्छे से जान गए। तो मौर्य सम्राट अशोक के समय 5 स्तूप प्रसिद्ध हैं, जो अशोक राज्य के सम्राट अशोक के शासनकाल में बना होगा, जिसमें पहला नाम है सांची का स्तूप, दूसरा नाम है सारनाथ का स्तूप, तीसरा नाम है बेरत का स्तूप, चौथा नाम है नंदगढ़ का स्तूप, पांचवा नाम है गुजरात में देव की मोरी का स्तूप। इसके अंतर्गत इसके उपरांत चैत्य, विहार, मठ भी बनाए गए। ओके, तो स्तूप तो आप जान गए, अब आपको ये जानना है कि ये चैत्य क्या होता है, बहुत जरूरी है। चैत्य अर्थात जैसे भगवान बुद्ध का जो स्तूप बनता है ना, तो उसमें चैत्य एक ऐसा जगह होता है जिसे पूजा का स्थान बोलते हैं। किसका स्थान बोलते हैं, पूजा का स्थान। उसके बाद दूसरा नंबर है बिहार। बिहार क्या है, बिहार अर्थात एक ऐसा स्थान जहां भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, यानी जहां पर भिक्षुक यानी जो भीख मांगते हैं वो लोग बैठते हैं। तो चैत्य का मतलब क्या हुआ, चैत्य यानी पूजा का स्थान। और जो दूसरा नंबर बिहार है, बिहार का मतलब क्या होता है, जहां भिक्षुक बैठते हैं। ओके, और उसके बाद है मठ। तो मठ क्या होता है, तो मठ एक खुला प्रांगण होता है, एक जगह होता है जो ओपन होता है, जिसके चारों ओर खुली कोठरियां होती हैं, जिन राइट ना से स्तूप में प्रवेश किया जा सके, जिससे स्तूप में पहुंचा जा सके। अंडरस्टूड। मठ एक खुला प्रांगण होता है जिसमें ढेर सारी खुली कोठरियां होती हैं, राइट, जिसमें आप प्रवेश करके पहुंच सकते हो, ऐसा भी समझ सकते हो। ठीक है, तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि चैत्य क्या है और बिहार क्या है और मठ क्या है। ये सब स्तूप के ही एक भाग है। सम्राट अशोक का समय बौद्ध धर्म की शान शौकत और शिल्प स्थापत्य का युग, अर्थात जब सम्राट अशोक आए तो सबसे ज्यादा कौन से धर्म का विकास हुआ, तो बौद्ध धर्म का विकास हुआ। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म की शान और शौकत, बौद्ध धर्म के शिल्प स्थापत्य के देवता अगर कोई कहे गए तो वह कौन कहा गया, सम्राट अशोक। स्थापत्य के क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने गुफा, बिहारों, चैत्यों, राइट, यानी उपासना गृह मतलब पूजा पाठ जहां होता है, स्तूपों की भेंट दी है। अब हम इन सब में पहला नंबर जो है उसके बारे में काफी ज्यादा नॉलेज लेंगे, जिसका नाम है सांची का स्तूप, बहुत ही फेमस है। मौर्य युग में निर्मित सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, यानी मौर्य युग में यह स्तूप निर्माण किया गया और यह कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। सांची का असली स्तूप ईंटों से बना था, यानी रियल में जो सांची का स्तूप था वह ईंटों से बना था, और वह वर्तमान स्तूप के आधे कद का था, यानी अभी की जितने स्तूपें हैं उन सब स्तूपों से वह आधे कद का था।
यह बौद्ध स्तूप का स्थापत्य कला का अमूल्य उदाहरण है। अर्थात बौद्ध स्तूप जितने भी स्थापत्य कला के बौद्ध स्तूप हैं उसमें सबसे अमूल्य उदाहरण यही है, सांची का स्तूप। ये रहा आपका प्यारा सा सांची का स्तूप, आपको दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है, आगे चलिए। अब स्तूप का ब्यौरा जान जाते हैं कि स्तूप के बारे में नॉलेज देते हैं। स्तूप में एक हर्मिका होती है। क्या होती है? हर्मिका। स्तूप के अंडाकार हिस्से के शीर्ष के चारों ओर लगी रेलिंग को हर्मिका कहते हैं। रेलिंग ये दिख रहा है? कोई दूसरा कलर कर दो इस पे जिससे आपको मालूम पड़े कि कौन क्या है। ये दिख रहा है? ये तुम्हारा क्या है? रेलिंग है, हर्मिका है। समझ में आया कि नहीं आया? यह समग्र स्तूप को आवृत कर लेती है, यानी समग्र स्तूप को यह घेर लेती है। दूसरा नाम है मेधी। मेधी क्या है? स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार रास्ते को मेधी कहते हैं। उसका उपयोग स्तूप की परिक्रमा करने के लिए किया जाता है। मेधी यानी ये स्तूप है, इसके अंदर जो ये बताया हूं, इसके अंदर एक गोल गोल रास्ता है जिसे मेधी बोलेंगे। उस रास्ते का यूज स्तूप की परिक्रमा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ क्या है? मंदिर अथवा पूजा स्थल के चारों ओर बने वृत्ताकार रास्ते को प्रदक्षिणा पथ, ठीक है, कहते हैं। हमेशा पवित्र स्थल दाहिनी ओर रहे इस तरह उस स्थल की प्रदक्षिणा की जाती है। हमेशा मतलब दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तोरण क्या है? तोरण अर्थात दो स्तंभों के ऊपर सीधा पट या कमान, यानी दो स्तंभ है, ये रहे पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, उसके ऊपर जो ये रहा, ये तोरण है। क्या है? सीधा और पट कमान, ये दोनों क्या है? ये तोरण है। ठीक है, इस प्रकार यह पत्थरों से आड़ा रखकर किया गया सुंदर स्थापत्य है। तोरण के नीचे से होकर श्रद्धालुओं का समुदाय प्रवेश होता था। मतलब ये सब तोरण है, इसके नीचे से, यहीं से लोग एंट्री मारते हैं स्तूप के अंदर। अंडरस्टूड विद्यार्थी मित्रों? न्यू टॉपिक अब हमारा चालू होगा जिसका नाम है स्तंभा लेक। स्तंभा लेक, ठीक है। अब स्तंभा लेक क्या है इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं। सम्राट अशोक के स्तंभा लेक शिल्प कला के उत्तम नमूने हैं। अर्थात स्तंभा लेख का मतलब है किसी के ऊपर कुछ लिख देना, राइट ना, जैसे पत्थर पत्थर हुआ, राइट। तो स्तंभा लेख यानी किसी के ऊपर कुछ नक्काशी करना। और सम्राट अशोक के स्तंभा लेख, ये स्तंभा लेख एक ही पत्थर को तराश कर बनाए जाते थे। यानी स्तंभा लेख का मतलब है एक ही पत्थर पर नक्काशी काम करना, तराशना, जिससे कोई आकृति बने, और फिर उन्हें घिस घिस कर चमकीला बनाते थे। ऐसे स्तंभ अंबाला में, मेरठ में, इलाहाबाद में, बिहार में, लोरिया के पास, नंदगढ़, सांची, काशी, पटना, बुद्ध गया, बोधा वृक्ष के पास बनाए गए थे। यह स्तंभालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। यानी स्तंभालेख में यानी एक ही पत्थर के ऊपर कुछ लिखो, पत्थर को तराशो, फिर एकदम चिकना बना दो, चमकीला बना दो, ठीक है, अर्थात स्तंभालेख। स्तंभालेख का मतलब पत्थरों पर कुछ लिखना, ठीक है, एक ही पत्थर पर कुछ लिखो, फिर उसको एकदम तराश के चिकना बना दो, एकदम मस्त बना दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब हम पढ़ेंगे सारनाथ का स्तंभ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारनाथ का स्तंभ। जानते हैं, सारनाथ का स्तंभ भारत की शिल्पकला का श्रेष्ठ नमूना है। जितने भी पत्थर पर कुछ न कुछ बनाए गए हैं, एक ही पत्थर को तराश के कुछ न कुछ तो बनाए गए ही है, लेकिन उन सभी कलाओं में, जितने भी कलाएं शिल्पकला की दृष्टि से, उसमें सारनाथ का स्तंभ सर्वोपरि है। सारनाथ का स्तंभ भारत की शिल्पकला का श्रेष्ठ नमूना है। इस स्तंभ के शिखर पर परस्पर जुड़े हुए खड़े 4 सिंहों की आकृति है। एक सिंह आपको ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये, और एक पीछे की तरफ है। सारनाथ भगवान बुद्ध के उपदेश स्थल होने से सिंहों के नीचे चारों तरफ धर्म चक्र अंकित किए गए हैं। अर्थात सारनाथ भगवान बुद्ध का उपदेश स्थल था। भगवान बुद्ध सारनाथ में बैठ के लोगों को उपदेश देते थे।
ठीक है, इसीलिए सिंहों के नीचे की तरफ धर्म चक्र अंकित किया गया है। कौन सा चक्र? धर्म चक्र। ये देखो दिख रहा है, ये धर्म चक्र। ये चक्र धर्म की विजय बताता है, यानी जो सच्चाई के रास्ते में होगा, जो हमेशा धर्म करेगा, जो अधर्मी नहीं है, उसका विजय तो अवश्य। इसीलिए इसे धर्म चक्र कहते हैं। इसके उपरांत इसमें हाथी, घोड़े, बैल की भी शिल्पाकृति है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज में इस चक्र को स्थान दिया गया है और 4 सिंहों की आकृति को भारत के राष्ट्र चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। दुनिया की सर्वोत्तम शिल्प कृतियों में से इसे एक उत्तम नमूना भी माना गया है। समझ में आया कि नहीं? यानी जिस तरह से ये स्तंभ आपको सारनाथ का दिखाई दे रहा है, इसके अलावा भी ऐसे दूसरे स्तंभ भी हैं, जैसे हाथी के स्तंभ, घोड़े के स्तंभ, बैल की शिल्पाकृति, लेकिन सभी में सबसे सर्वश्रेष्ठ अमूल्य उत्तम उदाहरण सारनाथ का स्तंभ ही है। ओके, आपको दिख ही रहा है ये सारनाथ की स्तंभाकृति। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शिलालेख। सम्राट अशोक के शिलालेखों में धर्मज्ञा वाले शिलालेख महत्वपूर्ण है। काष्ठ शिल्प यानी लकड़ी के ऊपर कला, पाषाण शिल्प यानी पत्थर के ऊपर कला, यानी स्थापत्य कला के उत्तम नमूने प्रतीत कराते हैं। लकड़ी और पत्थर की बाण बनाकर दरवाजे पर सुंदर तोरण तराशे गए हैं, जो धर्म के आचरण पर जोर देते हैं। ये शिलालेख पेशावर, देहरादून, ठाणे, मुंबई, धौली, जोगड़ा और चेन्नई वगैरह स्थलों से मिले हैं। गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत की तरफ जाते समय तलहटी के इस प्रकार के शिलालेख हैं। इसके उपरांत गुजरात के पालिताना, शत्रुंजय पर्वत के जैन मंदिर, अहमदाबाद के हटी सिंह के जैन मंदिर जो 1843 में बनाया गया, में संपूर्ण जानकारी देने वाले शिलालेख संस्कृत और गुजराती भाषा में तराशे गए हैं। शिलालेख यानी पत्थरों पर जो कुछ भी तराशा गया है, जो कुछ भी लिखा गया है, ठीक है, और उसके नमूने कहाँ कहाँ मिलते हैं मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है, अब नवा टॉपिक है हमारा दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। हम दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में आपको पता है द्रविड़ प्रजा भारत में कैसे आई। ठीक है, भारत की कृष्णा और गोदावरी नदियों के आसपास के क्षेत्र में सातवाहन वंश के राजाओं के समय के दौरान अनेक बौद्ध स्तूप निर्मित किए गए थे। यानी भारत की कृष्णा और गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्र में सातवाहन वंश के राजाओं के समय बहुत सारे बौद्ध स्तूप निर्मित किए गए थे। ये स्तूप अर्धगोलाकार थे, अंडाकार थे, घंटाकार शिखर वाले थे। ठीक है, ये स्तूप कैसे थे? अर्धगोलाकार, साथ ही साथ अंडाकार और घंटाकार। नागार्जुन कोंडा का स्तूप और अमरावती के स्तूप द्रविड़ शैली के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। यानी द्रविड़ शैली के समय, ठीक है, नागार्जुन के कोंडा का स्तूप और अमरावती के स्तूप, ये द्रविड़ शैली के, द्रविड़ समय के सतवाहन राजा के समय पे जितने भी स्तूप निर्माण किए गए उन सभी में सर्वश्रेष्ठ थे। चोल राजाओं ने द्रविड़ शैली के स्थापत्य कला को उच्च स्तर तक पहुंचाया। यानी जब द्रविड़ का शासनकाल खत्म तो जो चोल राजा थे ये भी द्रविड़ शैली की विरासत को जीवित रखे। ठीक है, उनके स्थापत्य कला को और आगे ले गए। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है गुप्तकालीन कला। गुप्तकालीन कला के बारे में जानते हैं। गुप्त युग में जो कलाएं विकसित हुई उस कलाओं को गुप्तकालीन कला बोले। गुप्त युग में शिला, स्थापत्य, चित्र, नृत्य, संगीत आदि कलाओं का खूब विकास हुआ। अर्थात गुप्त युग या कलाओं का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि गुप्त युग में शिला कला यानी शिल्प कला, स्थापत्य कला, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला आदि कलाओं का विकास खूब तेजी से हुआ। जबलपुर निनावा का पार्वती मंदिर, भूमरा नागौड़ा का शिव मंदिर, एरड़ मध्य प्रदेश का नृसिंह मंदिर, जामनगर का गोप मंदिर, स्तूप, चैत्य, मठ, विहार, ध्वज स्तंभ आदि गुप्त युगीन कलाओं के नमूने हैं। इसके अलावा शिल्प कला में सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमाएं, मथुरा में विष्णु की प्रतिमा,
महावीर स्वामी की प्रतिमा आदि गुप्तकालीन कला के सर्वोत्तम उदाहरण है। इस प्रकार गुप्त युग को कला का स्वर्ण युग कहते हैं। गुप्त युग को कला का स्वर्ण युग इसलिए कहते हैं कि गुप्त युग के समय ढेर सारी कलाओं का विकास हुआ। अंडरस्टूड? ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुफा स्थापत्य। हम गुफाओं के बारे में अब जानते हैं। भारतवर्ष में गुफा स्थापत्य मनुष्यकृत सौंदर्य धाम माने जाते हैं। ठीक है, भारतवर्ष में गुफा स्थापत्य मनुष्यकृत सौंदर्य धाम माने जाते थे। यह गुफा भी मनुष्य के धाम कहे जाते थे। औरंगाबाद में स्थित अजंता एलोरा की गुफाएं, मुंबई में एलिफेंटा की गुफाएं, ओडिशा में भुवनेश्वर के पश्चिम में उदयगिरी, खंडगिरी, नीलगिरी की गुफाएं, मध्य प्रदेश की बाघ की गुफाएं गुप्तकालीन स्थापत्य के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। गुजरात के खंबालीड़ा, गोंडल, ढाक, राजकोट, जूनागढ़ की 3 गुफाओं का समूह, तलाजा, साड़ा आदि स्थलों पर गुफाएं मिली हैं। अशोक के गुफा लेक गया से 16 मील अरब दूर बर्बर के पहाड़ में 3 गुफाओं की दीवारों को तराश कर लिखे गए, जिसमें अशोक द्वारा आजीवन किए गए दान कार्यों का विवरण भी है। आसाम की दार्जिलिंग की गुफा, बिहार की सुदामा और सीता की गुफा आदि प्रसिद्ध, यह सब गुफा स्थापत्य कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाओं के विषय में हम पाठ नंबर 6 में विस्तृत जानकारी लेंगे। अर्थात गुफा और गुफा स्थापत्य कला के बारे में ये हम जान रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारी गुफाएं हैं और जो गुफाएं स्थापत्य कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं। गुफाओं पर भी अलग अलग आकृति बनाए गए हैं, अलग अलग जानवरों के पिक्चर, अलग अलग पक्षियों की पिक्चर, इंसानों की पिक्चर। अर्थात भारत की जो गुफाएं हैं वह भी स्थापत्य कला को गौरवान्वित करती है। अंडरस्टूड? आपको अच्छे से समझ में ये चीज आ गया होगा। ओके, अब गुफाओं में हम पढ़ेंगे गुजरात की गुफाओं के बारे में ज्यादा नॉलेज लेंगे। अब गुजरात की गुफाएं क्या है उसके बारे में जानते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला नंबर है जूनागढ़ का गुफा। तो जूनागढ़ में 3 गुफाओं का समूह है। पहला नंबर बाबा प्यारा का गुफा समूह, दूसरा नंबर है ऊपरकोट की गुफाएं और तीसरा नंबर है खापरा कोडिया की गुफाएं। तीनों के बारे में पढ़ते हैं। बाबा प्यारा की गुफा मतलब यह गुफा बाबा प्यारा के मठ के निकट है। ये गुफाएं 3 पंक्तियों में और परस्पर समकोण बनाती हुई फैली हुई हैं। यह गुफाओं की 3 पंक्तियां हैं और समकोण पर फैली हुई हैं। पहली पंक्ति में 4 गुफा, दूसरी पंक्ति में 7 और तीसरी पंक्ति में 5 गुफाएं मिलकर कुल कितनी गुफाएं हैं? 16 गुफाएं। पहली पंक्ति में 4 गुफा, दूसरी पंक्ति में 7 और तीसरी पंक्ति में 5, यानी कुल 16। ये ईस्वी सन के आरंभिक सदी के दौरान नक्काशी करके बनाई गई होंगी, काफी पुरानी गुफाएं। ठीक है, उसके बाद क्या है? ऊपरकोट की गुफाएं। ये गुफाएं 2 मंजिल में है। नीचे ऊपर जाने के लिए जीना वाली सीढ़ी है, यानी ये गुफाएं राइट जो है ये 2 मंजिले की हैं। नीचे ऊपर जाने के लिए जीना वाली सीढ़ी है। ऊपरकोट की गुफाएं ईस्वी सन 2री सदी के उत्तरार्ध से 4वीं सदी के पूर्वार्ध दौरान बनी। उसके बाद है खापरा कोडिया की गुफाएं, कुंड ऊपर की गुफाएं। प्राप्त अवशेषों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ये गुफाएं कई मंजिले वाली रही होंगी। गुफाओं को बहुत नुकसान हुआ है। इनमें से कुल 20 स्तंभ है। इस गुफा का निर्माण काल का सन 3री सदी में होने का अनुमान है। ये सब एक नॉलेज है, जरूरी है जानना। दूसरा नंबर है खंबालीड़ा गुफा, फिर तलाजा गुफा। खंबालीड़ा मतलब राजकोट से 70 किलोमीटर दूर गोंडल के निकट खंबालीड़ा से ये गुफाएं ईस्वी सन 1959 में मिली हैं। इनमें 3 गुफाएं उल्लेखनीय हैं। बीच की गुफा स्तूप युक्त चैत्यगृह प्रवेश मार्ग, दोनों तरफ से वृक्ष से सहारे खड़ी बोधिसत्व और कुछ उपासकों की बड़ी आकृतियां 2री-3री सदी की है। तलाजा गुफा शत्रुंजी नदी के उद्गम के पास भावनगर जिले में तलाजा एक पर्वत है। यह ताल ध्वज गिरी तीर्थधाम के रूप में प्रसिद्ध है। पत्थरों को तराश कर 30 गुफाओं की रचना की गई है। इन गुफाओं की स्थापत्य
काफी इसमें विशाल दरवाजे हैं। ओके, एबल मंडप, सभा कक्ष, चैत्यगिरी सुरक्षित एवं शिल्प स्थापत्य की दृष्टि से उत्कृष्ट है। बौद्ध धर्म के स्थापत्यों में ये गुफाएं ईस्वी सन 3री सदी की है। उसके बाद साणा गुफा, गिर सोमनाथ जिले के ऊना तहसील में वाकिया गांव के निकट रूपेण नदी के किनारे साणा के पहाड़ों पर ये गुफाएं स्थित है। साणा पहाड़ पर मधुमक्खी के छत्ते की तरह 62 जितनी गुफाएं फैली हुई हैं। ढाक गुफा, राजकोट जिले के उपलेटा तहसील के ढाक गांव में ढंगगिरी आया हुआ है। ढाक की गुफाएं 4वीं सदी के पूर्वार्ध की मानी जाती है। फिर है झिंझरू रिजर्व। ओके, ढाक के पश्चिम के लगभग 7 किलोमीटर से दूर सिद्धसर के पास झिंझरू रिजर्व की घाटी में कुछ बौद्ध गुफाएं हैं जो सन 1ली और 2री सदी की मानी जाती हैं। कच्छ और खापरा कोड़िया की गुफाएं, कच्छ के लखपत तहसील में पुराने पाटगढ़ के पास पहाड़ की में ये गुफाएं हैं। कुल 2 गुफाएं हैं। 1967 में इन गुफाओं की खोज का शास्त्री ने की है। उसके बाद काठिया पहाड़ का गुफा, भरूच जिले के झगड़िया तहसील में काठिया पहाड़ की 3 गुफाएं हैं। ये बौद्ध धर्म की प्राचीन स्थापत्य कला के उत्तम उदाहरण मानी जाती हैं। यह गुफा स्थापत्य सर्वोत्तम है। एक पत्थर में से तराश कर बनाए गए 11 फुट ऊंचा एक सिंह स्तंभ है। स्तंभ के शीर्ष भाग में 2 शरीर वाली और 1 मुख वाली सिंहाकृति भी है। ओके विद्यार्थी मित्रों, चलो अब ये सब 2 गुफा था गुजरात के बारे में जिसको आपका नॉर्मल नॉलेज लेना था। एग्जाम में उतना सब ये पूछे नहीं जाते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बाकी उतने तो पूछे जाते नहीं। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो है रथ मंदिर। ठीक है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो रहे हैं। दक्षिण भारत में एक पत्थर में से या चट्टान में से नक्काशी करके निर्मित जग विख्यात रथ मंदिर पल्लव युग की श्रेष्ठ पहचान। रथ मंदिर का निर्माण पल्लव राजा के समय हुआ और ये दक्षिण भारत में है। और यह मंदिर एक ही पत्थर में से या बोल सकते हैं एक ही चट्टान का टुकड़ा था, उसी में से नक्काशी करके बनाया गया। एक ही पत्थर में नक्काशी करके तोड़ फोड़ करके इस मंदिर का निर्माण हुआ है। पल्लव युग की यह श्रेष्ठ पहचान है। ठीक है, कांची के कैलाशनाथन वेंकट पेरुमल का मंदिर कला स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके उपरांत महाबलीपुरम का मंडप, महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी विश्वविख्यात है। प्रत्येक रथ मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए हैं। आपको समझ में आ गया? यानी ये जो रथ मंदिर है प्रत्येक एक ही चट्टान को काट कर बनाए गए हैं। राइट, इन रथों के नाम पांडव के नाम पर रखे गए। यानी ये जो रथ है, राइट, कौन कौन से? एक तो तुम्हारा जग विख्यात रथ मंदिर है जैसे कांची के कैलाशनाथन 1, बैकुंठ पेरुमल मंदिर 2, ठीक है। इसके अलावा महाबलीपुरम मंडप 3, महाबलीपुरम के रथ मंदिर 4। इस तरह से जो भी रथ मंदिर बनाए गए हैं इन रथ मंदिर के नाम पांडवों के नाम के आधार पर रखे गए हैं। सबसे बड़ा रथ मंदिर धर्मराज यानी युधिष्ठिर और सबसे छोटा रथ मंदिर द्रौपदी का है। ठीक है, अब ये हमारा रथ मंदिर है, आपको अच्छे से दिखाई दे दिया। राइट, अब पढ़ेंगे मंदिर स्थापत्य के बारे में। मंदिर स्थापत्य में ऊंची पीठिका, आसन पर सीढ़ियों वाले शिखर बद्ध मंदिर देखने को मिलते हैं। यानी मंदिर स्थापत्य में आप देखो तो जितने भी मंदिर मिलते हैं मोस्ट ऑफ सब ऊंचाई पर ही मिलते हैं। सीढ़ी, पहले आप सीढ़ियां चढ़ोगे, सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप मंदिर को देखोगे। कुछ सपाट मंदिर भी है जो डायरेक्टली जमीन पर होते हैं। गर्भगृह के आसपास प्रदक्षिणा पथ भी रखा जाता है। कुछ मंदिर ऐसे हैं जो गर्भगृह जहां माता जी की मूर्ति रहेगी या जो भी रहेगा उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा करने का भी सिस्टम रहेगा। ठीक है, स्थापत्य कला के श्रेष्ठ मंदिरों में जबलपुर के भूमरा का शिव मंदिर, दक्षिण भारत के बीजापुर का लारखान का मंदिर, नालंदा यानी सुल्तानगंज भगवान बुद्ध की ताम्र मूर्ति, मथुरा का जैन मंदिर प्रतिमा शिल्प कला के क्षेत्र में अद्वितीय है। उसमें पल्लव राजाओं का बहुत बड़ा योगदान है। पल्लव की राजधानी कांची में निर्मित मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। ओके विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये मंदिर स्थापत्य है। मंदिर स्थापत्य के अंदर आपको बता दिया मैंने।
स्थापत्य कला की दृष्टि से श्रेष्ठ मंदिर कौन कौन से हैं? जबलपुर में भूमरा का शिव मंदिर, दक्षिण भारत के बीजापुर का लारखान का मंदिर, नालंदा सुल्तानगंज की भगवान बुद्ध की ताम्र मूर्ति, मथुरा का जैन। ठीक है। चोल वंश की राजधानी एक समय तंजावर थी और यहाँ पर बृहदेश्वर का मंदिर चोल वंश के राजा राज प्रथम ने बनवाया था। ठीक है। यह मंदिर लगभग 200 फुट ऊंचा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बृहदेश्वर मंदिर के बारे में बता रहा हूं। बृहदेश्वर मंदिर की ऊंचाई 200 फुट ऊंची है। प्राचीन भारत का यह सबसे बेजोड़ मंदिर है। ठीक है, बृहदेश्वर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गोपुरम। गोपुरम के बारे में जानते हैं। गोपुरम अर्थात मंदिर का प्रवेश द्वार। जिस प्रवेश द्वार से आप मंदिर में एंट्री मारते हैं उसे गोपुरम कहते हैं। दक्षिण भारत के पांड्य शासकों ने मंदिर निर्माण को गति दी, यानी दक्षिण भारत में जो पांड्य शासक थे ये लोगों ने मंदिर बनवाना चालू किया। उन्होंने मंदिर के बाहर खड़ी दीवार और ऊंचे सुंदर सुशोभित दरवाजों की रचना की। इन्होंने मंदिर के बाहर जो खड़ी दीवार थी और ऊंचे सुंदर सुशोभित दरवाजे उसकी रचना की। इन मंदिरों में दरवाजे गोपुरम कहे जाते हैं। मंदिरों के बदले गोपुरम की कलात्मक सुंदरता की महिमा बढ़ गई। राइट, अर्थात जो मंदिर का प्रवेश द्वार है वही गोपुरम होता है और कोई भी मंदिर की सुंदरता उसके प्रवेश द्वार से काफी अच्छा दिखाई देती है। कांची और मदुराई के मंदिरों के गोपुरम दूर से देख करके आज भी कला रसिक मंत्र मुग्ध बन जाते हैं। अर्थात मंदिर का जो सबसे मेन भाग होता है वो होता है प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए और भारत के मंदिर मोस्ट ऑफ इसी तरह से हैं कि प्रवेश द्वार बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं। ठीक है, जैसे आप समझो गोपुरम। ठीक है, जैसे ये मंदिर का शिखर है, ये मंदिर का विमान है, ये गर्भगृह है और ये देखो मंडप है। क्या है? मंडप। और गोपुरम के लिए जगह देखो, प्रवेश द्वार। ठीक है। दक्षिण भारतीय मंदिर का रेखा चित्र, यानी दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर हैं उनके जो क्या बोलते हैं प्रवेश द्वार होते हैं ना वो बहुत आकर्षक होते हैं, बहुत आकर्षक होते हैं भाई। ठीक है। अब गोपुरम स्थापत्य मंदिर के रेखा चित्र की जानकारी। गर्भगृह, ये रहा आपका गर्भगृह। क्या होता है गर्भगृह? गर्भगृह मुख्य रूप से एक छोटा अंधकार युक्त कमरा होता है जहां हमेशा अंधेरा रहता है और छोटा होता है, जिसमें मंदिर की प्रतिमा स्थापित की जाती है, अर्थात भगवान देवी देवता का जो भी मूर्ति हो। सामान्यतः 4 कोने वाला यह भाग अधिकांशतः आयताकार होता है। गुजरात में इसे गभारा कहते हैं। क्या बोलते हैं गुजरात में इसे? गभारा। अब गोपुरम क्या है? गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रवेश द्वार है, यानी गोपुरम ज्यादातर कहाँ बनाए जाते हैं? दक्षिण भारत में। गोपुरम स्थापत्य ऊपर से अर्ध गोलाकार होता है। गोपुरम को मजबूत बनाने के लिए उसके नीचे 2 मंजिल का ऊर्ध्वाकार भी बनाया जाता है जिससे काफी वो मजबूत बने। मंडप क्या है? यह स्थापत्य स्तंभों के ऊपर निर्मित बड़ा हॉल अथवा मंदिर के मुख्य द्वार के सामने बनाया गया एक विशाल क्षेत्र यानी मंडप, जहां लोग दर्शन वर्शन करके बैठते हैं, आराम करते हैं। शिखर यानी मंदिर का ऊपरा भाग। गर्भगृह का सबसे ऊंचाई भाग को ऊपर नुकुली बनाई जाती है जिसे हम शिखर कहते हैं। शिखरों को पित्तल या सोने से मढ़ा जाता है। देखो ये शिखर है। ठीक है, ये शिखर है। राइट, गर्भ और गर्भगृह तो जान गए। विमान का मतलब भी जान गए, बैठने वाला जगह। ये मंडप बैठने वाला जगह। ठीक है, विमान के मतलब अभी जान जाते। विमान का बारे में क्या है? विमान क्या है? विमान मंदिर का एक भाग है जो वर्गाकार ढालू आकार में बनाया जाता है, जो कई मंजिले वाला एक पिरामिड जैसा होता है जिसका ऊपरी भाग शिखर की तरफ जाता है। ये विमान देखो इस तरह से रचना बनाई गई है ना, ऊपरी भाग कहाँ? शिखर। ये सब विमान ही है। ठीक है, और ये तुम्हारा शिखर है, ये गर्भगृह है, ये अंदर वाला भाग, और ये मंडप है। ठीक है, और ये प्रवेश द्वार है गोपुरम। राइट। ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर, यह मंदिर रथ मंदिर का एक स्वरूप है। यानी ओडिशा के अंदर हमारे पूरे भारत देश में 2 ही सूर्य मंदिर है, एक गुजरात में मोढेरा में और एक ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर। और फेमस ये ज्यादा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है भैया? ओडिशा में है। यह फेमस बहुत है। तंजावर में बृहदेश्वर मंदिर 13 मंजिले का है। मैंने बताया ना, जो बृहदेश्वर मंदिर बहुत बड़ा है भैया, 13 मंजिल का गोपुरम है। तंजावर में बृहदेश्वर मंदिर में 13 मंजिले का गोपुरम है, यानी प्रवेश द्वार है। जो बृहदेश्वर मंदिर में जो घुसोगे ना अंदर, उसका प्रवेश द्वार ही 13 मंजिले का है। सोचो भाई,
इस समय की धातु और पत्थर की मूर्तियों की एक खास विशेषता भी है, यानी उस समय राइट जो धातु और पत्थर से मूर्तियां बनी उनकी एक अपनी विशेषता है। नटराज की कांस्य प्रतिमा तत्कालीन मूर्तिकला का एक उत्तम उदाहरण है, यानी नटराज यानी कांसा, कांसा का जो मूर्ति बनी है। चोल मंदिर कला स्थापत्य के क्षेत्र में विशेष प्रतिभा और भव्यता वाले भी हैं, यानी चोल मंदिर यानी चोल राजाओं ने जो भी मंदिर बनाए थे वह काफी प्रतिभा वाले भव्यता वाले हैं। मदुराई में भारत का भव्य मीनाक्षी मंदिर वह बहुत बड़ी जगह पर फैला हुआ है। मंदिर के मुख्य 4 गोपुरम है। स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्टता वाले श्रेष्ठ मंदिर हैं। खजुराहो मध्य युग में बुंदेलखंड के चंदेल राजपूतों की राजधानी थी। चंदेल राजाओं ने खजुराहे के सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, यानी खजुराहो का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया। शिखरबद्ध भव्य अति भव्य इन मंदिरों की शैली दूसरे मंदिरों से एकदम भिन्न थी। ठीक है, अब हमारा कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर देरासर, इसके बारे में भी जानते हैं। भारत के विविध स्थलों पर जैन मंदिर है, अलग अलग जगह पर भारत में जैन मंदिर है। राजगिरी में व्यवहार, विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, श्रवणगिरी नाम के 5 जैन मंदिर है। कहाँ? राजगिरी में। ठीक है, समेत इसके अलावा शिखरजी विहार सिद्ध क्षेत्र जैन तीर्थधाम आया हुआ है, उसे मधुवन भी कहते हैं। यहाँ आदिनाथ भगवान और अन्य 20 तीर्थकर ने निर्वाण प्राप्त किया था। यहाँ अभिनंदन नाथ जी, पार्श्वनाथ जी के भी मंदिर है। यहाँ भगवान महावीर भी आए थे और कई मुनियों ने मोक्ष प्राप्त भी किया था। गुजरात में जैन देरासर पालिताना और पंचासरा मंदिर शंखेश्वर में है। राजस्थान में माउंट आबू में, देलवाड़ा और राणकपुर में जैन देरासरों का निर्माण कार्य, नक्काशी काम, कला कारीगरी, शिल्पकला आदि की दृष्टि से सर्वोत्तम और अद्भुत है। विशेष करके आबू के देलवाड़ा मंदिर, जिसे गुजरात के मंत्री विमल शाह बिमलो सही और दूसरे मंत्री वस्तुपाल लुवड़ वसही नाम से बनवाया था, वह अपनी बेजोड़ कारीगरी, संगमरमर में बारीक मनोहर शिल्पकला के लिए मात्र भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये देवालय जैन धर्म द्वारा भारतीय संस्कृति को दी गई बेजोड़ और अस्मरणीय भेंट है। जैन मंदिर शिल्प और स्थापत्य कला के लिए जग विख्यात है, अर्थात जो जैन मंदिर है वह स्थापत्य कला और शिल्प कला के लिए जग विख्यात है। अर्थात जैन मंदिर की सुंदरता में स्थापत्य कला और शिल्प कला का उत्तम उदाहरण दिखाई देता है। अब हम पढ़ेंगे मोढेरा का सूर्य मंदिर। तो गुजरात के मोढेरा यानी महसाणा जिले के अंदर यह मंदिर स्थित है। 1026 में बनवाया गया। सोलंकी युग के राजा भीमदेव प्रथम के शासनकाल में इसे बनवाया गया। मंदिर की पूर्व दिशा में स्थित जो प्रवेश द्वार है उसे इस तरह बनाया गया है कि सूर्य की प्रथम किरण मंदिर के एकदम अंदर गर्भगृह में सूर्य की प्रतिमा के मुकुट के मध्य में लगी मणि पर पड़ते ही समग्र मंदिर प्रकाश से जगमगा उठे और समग्र वातावरण में दिव्यता की अनुभूति होने लगे। इस तरह से बनाया गया है। तो ये बात तो बुक में लिखी गई है भाई। महसाणा जिले के अंदर मोढेरा गांव के अंदर 1026 में सोलंकी युग के राजा ने इसे बनवाया था, भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, मंदिर के पूर्व दिशा में स्थित जो प्रवेश द्वार है उसको इस तरह बनाया गया है कि सूरज की जो पहली किरण है वह मंदिर के एकदम गर्भगृह में सूर्य की प्रतिमा के मुकुट के मध्य में लगी मणि पर पड़ते ही पूरा मंदिर प्रकाश से जगमगा उठे। लेकिन वास्तव में अभी वहां पर मणि है ही नहीं, यानी जो विशेषता थी विशेषता तो खोआ गई है। ठीक है, आज भी मंदिर में अंकित सूर्य की 12 विविध प्रकार की मूर्तियों को देखा जा सकता है। इस मंदिर का नक्काशी काम ईरानी शैली में हुआ है, राइट ना। मंदिर का बाहर जलकुंड, चारों तरफ छोटे छोटे 108 जितने मंदिर भी है। वहां उषा और संध्या काल के समय प्रदीप्त दीपमालाओं के कारण एक नयन रम्य दृश्य भी उपस्थित होता है। ये है मोढेरा का सूर्य मंदिर। बहुत छोटा नॉलेज है, राइट, आपको याद करना पड़ेगा, परीक्षा में ज्यादातर इसको पूछता है। तो महसाणा जिले के मोढेरा गांव में 1026 में सोलंकी युग के राजा भीमदेव प्रथम ने बनाया। मंदिर का प्रवेश द्वार मालूम है कैसा बनवाया गया? सूरज की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में जो मणि है उस पर पड़े, जिससे पूरा मंदिर क्या हो जाए, जगमगा उठे। फिर मंदिर काफ़ी अच्छा है, राइट। वहाँ पर सूर्य की 12 प्रतिमा दिखाई देती है। वहाँ पर कुंड है, कुंड में कुल 108 मंदिर है। सुबह के समय, शाम के समय मंदिर और भी सूरज की एक तरफ सूरज जब उगता है तब और एक तरफ जब सूरज अस्त होता है तब काफ़ी नयन रम्य दृश्य वहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मध्यकालीन स्थापत्य। मध्यकालीन स्थापत्य में सबसे पहले हम मध्य युग के बारे में पढ़ेंगे। मस्जिद, मीनार, शाही महल, पुलों, तालाब, सराय यानी धर्मशाला के स्थापत्य देखने को मिलते हैं, यानी इन सब का निर्माण मध्य युग में हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद बनवाई। यानी कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके द्वारा बनवाई गई दूसरी मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा है, जो राइट कहाँ पर है? अजमेर में है। ओके, समझ में आपको आ गया होगा, राइट। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं पहले बंगाल, फिर जौनपुर, फिर मालवा, फिर अन्य प्रांत। ओके, इस सब के बारे में नॉलेज लेते हैं। पहले बंगाल। बंगाल में पंडुआ नामक स्थल पर अदीना मस्जिद है, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का मकबरा है और तातीपाड़ा का मस्जिद का निर्माण हुआ है। बंगाल ने स्थापत्य क्षेत्र में अपनी विशिष्ट शैली को विकसित भी किया था। जौनपुर के तुर्की सुल्तानों ने अटाला मस्जिद बनवाई थी। उसके गुब्बद के आसपास कलात्मक जाली है। उसकी दीवारों और छतों पर कमल सहित विविध भारतीय आकृतियों का निर्माण भी किया गया है। मालवा के सुल्तानों द्वारा सुरक्षित मांडू की इमारतों में विशिष्ट शैली है। वहाँ कई मकबरों के निर्माण हुए हैं। इन इमारतों में प्रभावशाली गुब्बद, झरोके, नक्काशी द्वार, होंसक शाह का संपूर्ण मकबरा संगमरमर से सुशोभित भारतीय शैली से निर्मित है। अन्य प्रांत में कश्मीर में कंगूर बुर्ज, बहमनी सुल्तानों ने बिडर गुलबर्गा की कई इमारत और महमूद गावा का मदरसा, बीजापुर का गोल गुब्बद, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला में हम्पी और विट्ठल स्वामी और हजारा राम मंदिर, गोपुरम कलात्मक नक्काशी कला युक्त स्तंभ प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्थापत्य कला में गुजरात की स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये देखो वडनगर का कीर्ति तोरण, सोमनाथ का मंदिर, यह स्थापत्य कला के उदाहरण है। गुजरात के शिल्प और स्थापत्य कला में विविध धर्म के मंदिर, मस्जिद, बौद्ध धर्म के विहार, मठ, स्तूप, चैत्य, गुफा, मंदिर और जैन धर्म के देरासर हैं। यानी गुजरात के शिल्प और स्थापत्य कला में कौन कौन से उदाहरण गुजरात में है? तो मंदिर है, मस्जिद है, बौद्ध धर्म के विहार है, मठ है, स्तूप है, चैत्य है, गुफा मंदिर है, जैन धर्म के देरासर है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के समाज उपयोगी निर्माण कार्य जैसे राजमहल, किला, छत्र, दरवाजे, कीर्ति तोरण, धर्मशालाएं, उपाश्रय, विश्राम गृह, चबूतरा, झरोखे, गुब्बद, तोरण, कुएं, बावड़ी, सरोवर, तालाब, पशु पक्षियों की हूबहू आकृतियां सर्वांग सुंदर अति भव्य मानी जाती है, जो गुजरात में है, जो गुजरात के स्थापत्य कला और शिल्प कला को गौरवान्वित करते हैं। अब मंदिर के बारे में जानते हैं। तो गुजरात में मंदिर कौन कौन से हैं? तो गुजरात में धार्मिक क्षेत्र में विविध धर्म के मंदिरों की रचना की गई है, जैसे कि भद्रकाली मंदिर, गीता मंदिर, वेद मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, जमालपुर अहमदाबाद, रणछोड़दास मंदिर, डाकोर, सूर्य मंदिर मोढेरा, हाटकेश्वर महादेव, वडनगर, अंबाजी मंदिर, शामलाजी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, जगत मंदिर, द्वारका, बहुचराजी मंदिर, महाकाली मंदिर, पावागढ़, स्वामीनारायण मंदिर, ब्रह्मा जी मंदिर, खेड़ ब्रह्मा, खोडियार माता जी मंदिर, भावनगर, आशापुरा माता का मठ, कच्छ आदि मंदिरों का समावेश गुजरात में होता है। अब गुजरात में मस्जिद, तो गुजरात में अहमदाबाद में 3 दरवाजे के पास जामा मस्जिद, इस मस्जिद को सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने बनवाया था। ईस्वी सन 1624 से 200 ईस्वी सन 1624 में 260 स्तंभों पर 15 गुंबदों की रचना भी की गई। बारीक नक्काशी वाले सीदी सैयद की जाली मस्जिद, सरखेज का रोजा, झूलता मीनार, अहमदाबाद रानी सिप्री की मस्जिद, जो मस्जिद नगीना के नाम से पहचानी जाती है। याद रखना, मस्जिद नगीना के नाम से कौन सी मस्जिद? तो रानी सिप्री की मस्जिद। इसके अलावा जामी मस्जिद, चांपानेर गुजरात के बड़े शहरों में मस्जिदें हैं। जैन देरासर, जैन मंदिर गुजरात में हटी सिंह का जैन देरासर, कुंभियारियाजी, शंखेश्वर, सिद्धगिरी, शत्रुंजयगिरी, पालीताना आदि शिल्प स्थापत्य नक्काशी की दृष्टि से प्रशंसनीय है। फिर हम पढ़ेंगे गुजरात की बावड़ी, जिसमें से एक पिक्चर दिया गया है अडालज की बावड़ी। अब गुजरात की बावड़ी, गुजरात में बहुत सारी बावड़ी भी हैं जो स्थापत्य कला और शिल्प कला को गौरवान्वित करते हैं। तो बावड़ी के नाम जानते हैं। अडालज की बावड़ी, दादा हरी की बावड़ी, हाई हरी की बावड़ी अहमदाबाद, राण की बावड़ी पाटण, डभोई की बावड़ी डभोई और सुंदर बावड़ियाँ भी हैं।
इसके उपरांत स्थापत्य कला में भद्रका किला, नगीनावाड़ी, काकरिया तालाब, अहमदाबाद, रुद्रमहल, सिद्धपुर, सहस्त्रलिंग तालाब, पाटड़, शामलाजी की चौरी, तानारीरी समाधि, कीर्ति तोरण, वदनगर, मुनसर तालाब, बीरमगाम, उसके बाद मलाव तालाब, धोलका आदि स्थापत्य कला के उत्तम उदाहरण हैं जो गुजरात की गरिमा में वृद्धि करते हैं। आज गुजरात विश्व के मानचित्र में शिल्प, स्थापत्य कला, कारीगरी, नक्काशी के क्षेत्र में तेजस्वी नक्षत्र की तरह प्रकाशित हो उठा। ठीक है, चलो अब ये देखो मंदिर स्थापत्य का रेखा चित्र, यानी मंदिर स्थापत्य इस तरह से बनता है। ठीक है, ये हौज है, ये मुख्य प्रवेश द्वार है, ये सहन है, ये गलियारा है, ये मीनार है, ये किबला है, ये मकसूरा पर्दा है, मेहराब है, लीवान है, इन सब के बारे में दिया गया है। मस्जिद के रेखा चित्र का ब्यौरा, ये मस्जिद है, मंदिर नहीं है। ठीक है, मस्जिद यानी मुसलमान धर्म का जो, मुस्लिम धर्म का जो मस्जिद होता है वो है। इसके बारे में जानते हैं गलियारा क्या है, मस्जिद में आने जाने का रास्ता, ये गलियारा है। ठीक है, मस्जिद में आने जाने का रास्ता। किबला क्या बेटा, किबला क्या है, मस्जिद या नमाज हाल की दीवार जो सदैव मक्का के काबा की दिशा में ही बनाया जाता है, मक्का के काबा के दिशा में ही बनाया जाता है। ये देख रहे हो, ये ठीक किबला है। फिर लीवान क्या है, मस्जिद के स्तंभ युक्त कमरे को लीवान कहते हैं। स्तंभ युक्त जो कमरा होगा वही क्या होगा, लीवान होगा। ये दिया है। ठीक है, मकसूरा किसे बोलते हैं, मस्जिद किबले दीवार पर अंतिम हिस्से को मकसूरा कहते हैं। रेलिंग द्वारा इस भाग को अलग रखा जाता है, मकसूरा को रेलिंग द्वारा अलग रखा जाता है। ठीक है, ये रेलिंग से थोड़ा अलग है। फिर मेहराब क्या होता है, किबला दीवार में बने भाग को मेहराब कहते हैं। अधिकांशतः एक सामान्य मनुष्य जितनी उसकी ऊंचाई होती है, यह मक्का की ओर सही दिशा बताता है। भारत के संदर्भ में मेहराब पश्चिम दिशा में होता है। कहाँ होता है, पश्चिम दिशा में, ये मेहराब। ठीक है, सहन मस्जिद का प्रांगण जिसमें इस्लाम धर्म के अनुयायी नमाज के लिए, मतलब सहन मतलब एक प्रांगण होता है जहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था भारत की सांस्कृतिक विरासत, हम इसके अंदर शिल्प और स्थापत्य, यानी इस चैप्टर में हमने जो कुछ भी सीखा वो सब शिल्प या स्थापत्य कला के उदाहरण थे। तो आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। ओके, अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन 1 by 1 मिलते रहे। जय हिंद, राधे राधे।